नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर पीजीटी हिंदी 2015 का पेपर करने वाले हैं। ये पेपर हमारा टायर 2 का है। 26 जून को 2015 में ये पेपर हुआ था। व्याख्या सहित इसको हम कर रहे हैं और 3 पार्ट से इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 101 से हमारी स्टार्टिंग होगी। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर 2018 के पेपर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 2021 का भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। 21 वाला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2018 वाले कंप्लीट हो चुके हैं। 2014 वाले पेपर भी हमारे सारे पीजीटी के ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। करीब लगभग आप यहाँ पर 3500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे 2015 वाले ये पेपर चले हुए हैं, तो ये पेपर हम कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समय पर सारी क्लासेस मिल रही होंगी। और देखिए, कोई समय अगर आप कोई समय फिक्स करना चाहते हैं कि इस समय हमारी क्लास होनी चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप किस टाइम क्लास को देखना पसंद करते हैं, तो आप मुझे अपने समय को तो कंफर्मेशन करके कितना होना चाहिए कितना नहीं, वो कंफर्म करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस टाइम आप फ्री हैं, इस टाइम आपको क्लास मिलनी चाहिए। ठीक है। बाकी ये सारी क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे चैनल पर DSSB TGT PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस नाम से आप वहां जाकर सारी क्लासेस सीक्वेंस में ले सकते हैं। और ये जैसे ही 15 वाले पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं आपको फिर जो जनरल पेपर में हिंदी आती है 20 नंबर की, फिर वो वाले क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। ठीक है। और आप चाहते हैं तो ये पेपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको व्याख्या सहित भी करा सकती हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कैसे आप चाहते हैं क्लास लेना। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको देख लेते हैं। वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण के द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ है, वह कौन सा रूप है? तो वो आपका पाली है। राइट आंसर आपका पाली बनेगा। पाली वैदिक भाषा का वह रूप है जो सर्वसाधारण के द्वारा सहज रूप से विकसित हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 102 देखिएगा। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? ये बताना है हमें। और ये जो श्रेय है ये महावीर स्वामी को है। राइट आंसर महावीर स्वामी होगा। प्राकृत को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर स्वामी को है। पाली का अर्थ बुद्धवचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथ के लिए उपयुक्त है। जो त्रिपिटक ग्रंथ है तो इसमें ही यह प्रयुक्त हुआ है बुद्धवचन की वजह से। और पाली में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। पाली भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई है। क्वेश्चन देखिएगा 103। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। राइट आंसर गणपति चंद्र गुप्त होगा। व्याख्या को देखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है और भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना है। इन्होंने क्या किया है? जैन परंपरा का भी इनको प्रथम कवि माना है। और इनके 3 प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि तो माना ही है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये कई बार यूपी टीजीटी में क्वेश्चन बना है, DSSB में भी बना है यहाँ से क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे। 18 वाले पेपर में बना है। तो देखिएगा, जो हमारे रामकुमार वर्मा है, इन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि तो स्वयंभू को माना ही है। इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है और जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, पौम चिरो, रिठनी में चिरो और स्वयंभू छंद। किसके ग्रंथ हैं? स्वयंभू जी के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन 104। निम्न में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? बात यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सिद्ध साहित्य से है ऐसा पूछा जाना चाहिए था। और सरापा यहाँ राइट आंसर होता, क्योंकि जो देवसेन है, स्वयंभू है, धनपाल है, इनका जो संबंध है वो अपभ्रंश साहित्य से है, ना कि सिद्ध साहित्य से। सरहापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है और सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। किसने माना है? राहुल शंकरदयाल जी ने। सरोज वज्र, राहुल भद्र इनके अन्य नाम हैं, जिनके इन नामों से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन 105। रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति किसने नहीं मानी है? किसने नहीं मानी है? ये शुक्ल जी ने नहीं मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति नहीं मानी है। इन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, माता प्रसाद गुप्त तथा गणपति चंद्र गुप्त, नरोत्तम स्वामी और दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। लेकिन रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने।
क्वेश्चन 106, बरतेश्वर बाहुबली राज से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? बरतेश्वर बाहुबली राज से किसने माना है? तो यहाँ राइट आंसर बनेगा गणपति चंद्र गुप्त ने। बरतेश्वर बाहुबली राज से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। मुनिजिन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित बरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का क्या माना है? आदि काव्य माना है। हिंदी जैन परंपरा का इन्होंने इसको आदि काव्य माना है। यहाँ देखिएगा, इसकी रचना जो है वो 1184 ईस्वी में हुई तथा इस परंपरा में बरतेश्वर बाहुबली का चरित वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। क्वेश्चन 107, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करता है? कौन सा सिद्धांत है जो अद्वैतवाद का खंडन करता है? तो वे ये सारे ही सिद्धांत होंगे आपके विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। ये सारे होंगे जो आपका खंडन करते हैं अद्वैतवाद का। यहाँ देखिएगा, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य माने जाते हैं। इनका जो ब्रह्म सूत्र है अहम ब्रह्म अस्मि, इसके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है। क्या है? अहम ब्रह्म अस्मि का मतलब होता है कि संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत जो है वो पूर्णतः मिथ्या है। क्वेश्चन 108 को देखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक यहाँ पर मध्वाचार्य जी हैं। कुछ प्रवर्तक और संप्रदाय आपको दिए गए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक होंगे और इनका जो दर्शन होगा वो द्वैतवाद दर्शन होगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं तथा शुद्ध द्वैतवाद इसका दर्शन है। सनकादिक निम्बार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो निम्बार्काचार्य जी हैं और इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं और इनका जो दर्शन है वो शुद्ध द्वैतवाद है। इनको ध्यान में रखेंगे, अगर आपके पास में ये नोट डाउन नहीं है तो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन 109, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्नलिखित किस रचनाकार की कृति रासपंचाध्यायी नहीं है? किस रचनाकार की कृति रासपंचाध्यायी नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ आंसर बनेगा हमारा डी। ठीक है, क्योंकि कृष्णदास जी जो हैं इनकी कृति रासपंचाध्यायी नहीं है। बाकी रहीम ने भी लिखा है और रासपंचाध्याय को नागरीदास ने भी लिखा है, नंददास ने भी। यहाँ पर देख लीजिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रासपंचाध्याय कृष्णदास की कृति नहीं है, अन्य सभी रचनाकारों ने रासपंचाध्याय की रचना की है। क्वेश्चन 110, निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में हमें रखना है और यहाँ हमारा जो पहले नंबर पर आते हैं वे आते हैं कुंभन दास जी। पहले नंबर पर कौन आते हैं? कुंभन दास जी, क्योंकि इनका जो टाइम था वो 1468। कुंभन दास जी का जो टाइम था वो कितना था? 1468। सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास जी का जो टाइम है वो 1478 इसको करेंगे और गोविंद स्वामी का टाइम था 1505। आगे बात करते हैं नंददास जी की, तो नंददास का टाइम पीरियड 1533 माना जाता है इनका टाइम। तो इस तरीके से हमारा जो बी आपका बनेगा आंसर वो बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ आप देख भी सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 111 को। रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है। यह कथन किसका है? ये कथन बताना है किसका है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामचंद्रिका के संबंध में विद्वानों के कथन, रामचंद्रिका के संबंध में हमें विद्वानों के कथन बताने हैं। रामचंद्रिका जो है वो छंदों का अजायब घर है। रामचंद्रिका क्या है? ये छंदों का अजायब घर है रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। और कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है रामचंद्रिका को आचार्य शुक्ल जी के द्वारा। क्वेश्चन 112, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में रखिए। तो ये हमें रखनी है और यहाँ देखिएगा, जब हम इनको आरोही क्रम में रखते हैं तो आपका जो राइट आंसर बनता है, पहले उसमें रसिक प्रिया आएगा, फिर रामचंद्रिका आएगी, फिर आएगा वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता। ये आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ देखिएगा, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम आरोही क्रम इस प्रकार से है। रसिक प्रिया जो कि 1591 की रचना है, रामचंद्रिका 1601 की रचना है, वीर सिंह देवचरित ये आपकी 1607 की रचना है, विज्ञान गीता की बात करते हैं तो 1610 की रचना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ये प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। क्या माना है? केशवदास जी को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है गणपति चंद्र गुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। तो इन तीनों के नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 113, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? कवि की पूछा जाता है। ये पंक्तियां जो हैं किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? कुंदन को रंग फीको ला गई, झलकी अति अंग ही चारू गोरई। तो ये पंक्तियां जो है मतीराम जी की हैं और आपकी रिपीट हुई पंक्तियां हैं। देखिएगा,
कुंदन को रंग फीको ला गई, झलके सब अंगन चारू गई गुराई। और आखिन में अलसानी चितौनी में मुंज बिलसान की सरसाई। उपयुक्त पंक्तियां रीतिबद्ध कवि मतीराम जी की है। किसकी है? मतीराम आपका राइट आंसर है यहाँ पर। और देखिएगा इसमें आप ये भी देखिए, चिंतामणि जी की पंक्तियां दी गई हैं कि रीति सुभाष कवित की बरनत बुध अनुसार। और ये घनानंद जी की पंक्ति है कि रावे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। ठीक है, रावरे रूप की रीति अनूप है, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। घनानंद जी की पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों को भी ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 14 हमारा 114 क्वेश्चन। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार क्या है, एक निश्चित प्रणाली पर है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा बनता है, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। शुक्ल जी ने बिहारी लाल को क्या माना है? रसवादी माना है। और नगेंद्र ने क्या स्वीकार किया है? ध्वनिवादी। श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी को पीयूषवर्धी मेघ की उपमा दी है, पीयूषवर्धी मेघ की। तो यहाँ तक की चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 115 को देखेंगे। रामप्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है इनको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798, जिसका आपका सन होगा 1741 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है आचार्य शुक्ल के अनुसार। ये चीज़ें याद रखेंगे। शुक्ल जी ने भाषा योग वशिष्ठ को गद्य की पहली पुस्तक माना था और रामप्रसाद निरंजनी जी को पहले प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ की मूलभूत जो इनकी जो भाषा है, वो भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः कैसी है? पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। क्वेश्चन 116 को देखिएगा। शोध का मूल बीज है। शोध का मूल बीज है क्या? राइट आंसर होगा यहाँ जिज्ञासा। शोध का मूल बीज क्या है? जिज्ञासा है। क्वेश्चन 117 इसको भी देख लीजिए। शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद दूसरा सोपान होता है, तो यहाँ आपका राइट आंसर बनता है संचयन। क्या बनता है? संचयन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 118। आगमन निगमन पद्धति का समन्वय किसने किया है? आगमन निगमन पद्धति के समन्वय की बात करते हैं तो ये अरस्तु ने किया है। राइट आंसर आपका अरस्तु बनेगा यहाँ पर। अरस्तु हमारा राइट आंसर होगा। आगमन जो विधि है, यह विधि जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं का अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है, उसके द्वारा सामान्य नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं, ये होती है आगमन विधि। आगमन को समझा आपने कि वह विधि जिसमें विशेष तथ्यों और घटनाओं के अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियम बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी होती है? आगमन विधि होती है, वो होती है हमारी आगमन विधि। और अब बात करते हैं निगमन की। तो निगमन क्या होती है? इस पद्धति का कक्ष शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है और इस पद्धति में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर एक उदाहरण दिया जाता है। यह विधि एक और गणित पढ़ने का बहुत उपयोगी है। यह विधि क्या है? विज्ञान और गणित पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन 119 इसमें हमें कुछ मैचिंग करनी है, तो इसको भी देख लेते हैं। कुछ ग्रंथ हैं यहाँ पर और उनके लेखक दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, लोक साहित्य की भूमिका की बात करते हैं तो कृष्णदेव उपाध्याय हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। कृष्णदेव उपाध्याय। अगर बघेली लोक साहित्य की बात करते हैं तो ये जो आपका साहित्य नहीं होगा, यहाँ पर साहित्य ही होगा। ये बघेली लोक साहित्य नहीं, साहित्य ही होगा। ये इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। और ये किसका है? ये जगदीश चतुर्वेदी का है। भोजपुरी और भाषा तथा उसका साहित्य, भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य, ये लिखा है उदय नारायण तिवारी ने। भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य उदय नारायण तिवारी का है। नेपाल की लोक कथाएं, ये किसका हुआ? नेपाल की लोक कथाएं, ये गोविंद चातक जी का है। यहाँ से मैच कर लेंगे गोविंद चातक का, तो ये आपका ए बन जाता है, यहाँ पर बी, और ये है आपका सी, और ये है डी। इस तरीके से आप इनको नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन जो नेक्स्ट बनता है 120। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के भाग में बताना है किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो भाग 5, 6 और 17 में ये प्रावधान किए गए हैं। भाग 5, 6 और 17 आपका जो राइट आंसर बनेगा डी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संविधान में प्रावधान किया गया है और यह संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 की संसद भी भाषा का उपबंध है, ठीक है। 120 की जो संसद में जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है, तो वहाँ भी आपका भाषा का उपबंध दिया गया है। और भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में भी अनुच्छेद बनता है हमारा यहाँ पर आर्टिकल आपका 210 में भी राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध दिया गया है। तो इस तरीके से आपको इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया भाग 17
जैसे कि यहाँ आपसे पूछा गया है भाग 17, भाग 5 और भाग 6। भाग 17, भाग 5, भाग 6। भाग 17 की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आता है। भाग 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 120 आएगा आपका, और आर्टिकल अगर भाग 6 की बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 210 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं है। स्वीकार कर लेने के जो पक्षधर नहीं है डॉक्टर रघुवीर राइट आंसर होगा। ये रघुवीर जो है अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं थे। क्वेश्चन 122। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की जो भाषा है राजभाषा है वो देवनागरी हिंदी है। ये कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है? तो आर्टिकल 343 एक के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय जो अंक हैं इनका रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा यहाँ? राष्ट्रपति आर्टिकल 344(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति यहाँ पर 5 वर्ष के बाद में और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 123। उद्दंत मात्रंड ये आपका एक समाचार पत्र है, इसके संपादक पूछा जा रहा है कौन है, और करीब 12 टाइम से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका होगा, कम से कम है कि 12 टाइम। तो इसके जो आपके संपादक रहे हैं पंडित जुगल किशोर, राइट आंसर होगा यहाँ पर पंडित जुगल किशोर जी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मात्रंड जो कि 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ये कानपुर के निवासी थे पंडित जुगल किशोर जी, और ये पत्रिका जो है आपकी उद्दंत मात्रंड ये कलकत्ता से निकलती है 1826 में, 30 मई को निकली थी फर्स्ट टाइम। तो इसी वजह से हम 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। उद्दंत मात्रंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, उद्दंत मात्रंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। लाला श्रीनिवास दास के संपादकत्व में जो सदादर्श है पत्रिका, ये एक पत्रिका है सदादर्श, इस पत्रिका का प्रकाशन होता है 1874 में, और ये मासिक पत्रिका है 81 से ये प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 124 को। 124 में देखिएगा, निम्नलिखित पत्रिकाओं एवं उनके संपादक को मैच करना है आपस में, किसका कौन सा है, तो इनको भी मैच कर लेते हैं। चलिएगा, सदादर्श की बात करते हैं तो सदादर्श जो है ये लाला श्रीनिवास दास की है, अभी अभी हमने पढ़ा है लाला श्रीनिवास दास की है। भारत बंधु की बात करते हैं तो ये तोताराम की है, भारत बंधु तोताराम जी की। हिंदी प्रदीप की बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट का नाम आएगा, और ब्राह्मण की बात करते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र आ जाएगा। आप नीचे यहाँ पर खुद से मैचिंग कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन 125। निम्नलिखित कहानियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो आरोही क्रम में हमें ये कहानियाँ रखनी है। चलिएगा, इसमें सबसे पहले जो कहानी आती है वो हमारी इंदुमती है, क्योंकि इंदुमती का समय 1900 है, और फिर आती है प्लेग की चुड़ैल। तो पहले नंबर पर आती है इंदुमती जिसका समय है 1900। प्लेग की चुड़ैल इसका समय कितना है? इसका समय है 1902। इसका कितना है समय? 1902। 11 वर्ष का समय। ये रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। 1903 इसका समय है, 11 वर्ष का समय 1903। और दुलाई वाली की बात करते हैं तो 1907 इसका टाइम है, और ये बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करते हैं प्लेग की चुड़ैल की तो ये भगवान दास की है। प्लेग की चुड़ैल इंदुमती जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 126। कृष्णायन के रचनाकार कौन है? कृष्णायन की बात करते हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र यहाँ इनके रचनाकार होंगे। कृष्णायन के रचनाकार जो है वो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, और इस महाकाव्य में कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है कृष्णायन के अंतर्गत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 127। नंदुलारे वाजपेयी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी जी को सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंदुलारे वाजपेयी ने क्या किया? छायावाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत ने माना है वाजपेयी जी को, और जबकि आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त तथा मुकुटधर पांडे को माना है। इलाचंद्र जोशी जो है इन्होंने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे, क्योंकि किसी का भी नाम देकर पूछा जा सकता है। जैसे इलाचंद्र जोशी का तो पूछा गया है बहुत बार, हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन सेट करते हुए कि जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी ने माना है, और या फिर इलाचंद्र जोशी ने किसको माना है, इस तरीके से। ऐसे ही हम याद रखेंगे कि नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। और यहाँ पंत को माना है। शुक्ल जी की बात करते हैं तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को तथा मुकुटधर पांडे को माना है। तो ये तीनों पॉइंट्स हम याद रखेंगे। क्वेश्चन 128। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास हैं। यह उपन्यास विधा की रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1982 है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। क्वेश्चन 129। संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 माना है। संसार के जो भाषा परिवार हैं इनकी संख्या को 13 माना है। ये किसने माना है बताना है? विल्हेम फॉन ने माना है। विल्हेम फॉन यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि विल्हेम फॉन ने संसार के भाषा परिवारों की संख्या को 13 माना है, तथा भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। अगर बात करते हैं फ्रीडिस की, फ्रीडिस ने जो आपका मिल्यूलर है
म्यूलर, इसकी संख्या को आपकी 100 माना है। कितनी? 100 माना है। क्वेश्चन नेक्स्ट 130, बहुरूपीय परिवार की शाखा केंतुम वर्ग की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की जो भाषा है वो केंतुम वर्ग की भाषा है और यहाँ डी आंसर अंग्रेजी है। बहुरूपीय परिवार की जो शाखा है केंतुम वर्ग की भाषा अंग्रेजी है और बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें हिंदी के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। केंतुम वर्ग के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं जर्मनिक, केल्टिक और ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक, ये भाषाएं आती है। क्वेश्चन 131, बहुरूपीय परिवार की भाषा शतम किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का यह शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। बहुरूपीय परिवार की शाखा शतम लैटिन भाषा का शब्द है। शतम वर्ग की भाषा भारत, ईरानी और बाल्टो, स्लाविक और आपका अर्मीनी तथा अल्बानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ तिवारी ने भारत में आर्यों का आगमन माना है। भोलानाथ तिवारी ने जो भारत में आर्यों का आगमन माना है, तो ये आगमन का आपका जो टाइम होगा, राइट आंसर बनेगा यहाँ पर 1500। ठीक है, राइट क्या होगा आपका? 1500 आंसर बन जाएगा, 1500 ईसा पूर्व। आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका 133, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपका 133, अपभ्रंश काल का समय माना जाता है। अपभ्रंश काल के समय को बताना है कि कितना इसका समय माना जाता है। अपभ्रंश काल का ये 500 ईसा से लेकर 500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। पाली के समय को 500 से लेकर 1 ईस्वी तक, पाली के समय को 500 से लेकर 1 ईस्वी तक तथा प्राकृत के समय को 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। फिर आता है अपभ्रंश का, यहाँ 500 से लेकर, अपभ्रंश का जो टाइम है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक हो जाता है। कुछ देखिए नेक्स्ट 134, भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड कितने हैं? विश्व के भाषा खंड की बात करते हैं, 4 भाषा खंड है भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ऋणमुक्त समास है। क्वेश्चन 135, ऋणमुक्त समास बताना है। ऋणमुक्त समास जो है हमारा, ये अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अपदान तत्पुरुष समास है ऋणमुक्त समास और इसके अंतर्गत आता है। तथा इसके विग्रह की अगर बात करते हैं तो ऋण से मुक्त हो, जो ऋण से मुक्त होगा वो होगा, इसका विग्रह होगा। और इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण रहता है तथा तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, स्थान के आधार पर च छ ज व्यंजन है। च छ ज जो व्यंजन है ये तालव्य व्यंजन है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। दंत्य आपके आते हैं त थ द ध न, तालव्य के अंतर्गत च छ ज झ य, और जो दंतोष्ठ होते हैं या और व, इसमें दंतोष्ठ में आते हैं, व ज़्यादा आता है। और आपका जो वत्सरीय व्यंजन होते हैं, वत्सरीय, तो इसमें न, र, ल और स होते हैं। क्वेश्चन 137, अवधी और बघेली किस उपभाषा की बोलियां हैं? अवधी और बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। और इसमें जो निहित बोलियां हैं इस प्रकार से हैं उपभाषाओं के अंतर्गत। हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी आता है। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगर बिहारी हिंदी की बात करते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी आ जाएगा। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और आपका मालवी। क्वेश्चन 138, अलमारी, तौलिया, बोतल, ये किस भाषा के शब्द हैं? अलमारी, तौलिया और बोतल ये जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। 138 का आंसर जो है आपका पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली भाषा के ये शब्द हैं। इसका व्याख्या को देख लीजिए, यहाँ देखिए, अलमारी, तौलिया, बोतल पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के अन्य जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं, कॉफ़ी, बिस्किट, गोभी, अचार, आलपिन, अलमीरा और गमला, पादरी आदि, ये आपके जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगर तुर्की की बात करते हैं, तुर्की भाषा के, तो चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद और सरदार, बीवी, बेगम, मुगल सराय, कालीन, गलीचा और कुली, तुर्की, कुर्की आपका जो कुर्की होती है, कुर्की और उर्दू आदि। अंग्रेजी की बात करते हैं तो ट्रेन, लालटेन, बटन और डॉक्टर, पेन, रेल आदि। पश्तो की बात करते हैं तो पठान इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन देखिए 139 को देखते हैं। और 139 में हमें जो है कुछ ग्रंथ और उनके लेखक को सुमेलित करना है, तो ये देख लेते हैं। अनीता गुप्त दिया है इधर, और अनीता गुप्त का जो ग्रंथ है वो हिंदी वर्तनी का विकास, राइट आंसर होगा हमारा हिंदी वर्तनी का, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, हिंदी वर्तनी का विकास, ये अनीता गुप्त का हो जाएगा। सुनीत कुमार चटर्जी की बात करते हैं तो भारतीय आर्य भाषा और हिंदी आपका राइट आंसर होगा, इससे मैचिंग हो जाएगी इसकी। उदय नारायण तिवारी अगर आते हैं तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, आप यहाँ पर इसको मैच कर देंगे। भोलानाथ तिवारी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की संरचना भोलानाथ तिवारी का हो जाएगा, हिंदी भाषा की संरचना, तो यहाँ आप खुद से कर लीजिएगा मैचिंग, ये देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 140, आधुनिक भाषा बिहारी, बंगाली, उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो आधुनिक भाषा है जिसमें आपकी बिहारी आती है, बंगाली आती है, उड़िया आती है, तो इसका विकास पूछा जा रहा है, मागधी अपभ्रंश से होता है इसका विकास। और अन्य भाषाओं का भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास होता है। सोरसैनी अपभ्रंश से कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी यानी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ब्राचर से आपका सिंधी का विकास होता है। क्वेश्चन 141, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में हमें लगाना है, ठीक है, इसको भी लगा देते हैं। तो आपका यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जो टाइम है वो 1855 से लेकर 1923 तक है। इनका जो टाइम है 1855 से लेकर 1923 है। तो ये पहले नंबर पर आ जाएंगे। आपके प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो इनका टाइम 1856 हो जाएगा। 1856 से ये 1894 तक रहे थे, बहुत कम इनकी जो है आयु थी।
चलिए आगे देखते हैं अंबिका दत्त व्यास को। अंबिका दत्त व्यास का 1858 है, ये काफ़ी करीब करीब के इन्होंने पूछ लिए। पहले 55 है, फिर 56 वाले हैं, फिर 58 वाले, और यहाँ पर देखिएगा जो अंबिका दत्त व्यास का 1858 हो जाता है। राधा कृष्ण दास की अगर बात करते हैं तो 1800, इनका टाइम हो जाएगा 65, 1865। ठीक है, तो पहला आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट 142। यहाँ से देखिए, ये तो आपका यही है, आप देख सकते हैं इसको। चलिएगा, कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया? किस वर्ष में उन्हें सम्मानित किया गया? 1880 में किया गया था, 1880 में, और यहाँ पर 1980 दिया हुआ है। तो आपका ये जो है यहाँ ऑप्शंस आपके गलत हो जाते हैं, इनमें से कोई ऑप्शंस आपका नहीं होगा, क्योंकि राइट जो आंसर होगा 1880, इसीलिए इसको जो है F मान दिया गया था, फॉल्स मान दिया गया था क्वेश्चन का, सभी को एक एक नंबर मिला था। तो चलिएगा, यहाँ देखते हैं कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो उपाधि थी, कविवर हरिश्चंद्र को जो भारतेंदु जी की उपाधि मिली थी, ये 1880 में मिली थी। काशी के पंडित रघुनाथ ने इनको इस उपाधि से भारतेंदु की सम्मानित किया था। प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप और प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, भारत शिक्षा, विनय, प्रेम पचासा इत्यादि भारतेंदु के द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और ये चीज़ नोट करेंगे, आप ध्यान रखें क्यों इसका क्वेश्चंस को आपके फॉल्स माना गया था, क्योंकि 1880 के स्थान पर इन्होंने 1980 दे दिया था टाइम। ये त्रुटिपूर्ण आपका ऑप्शंस थे यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 143। भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों का कालक्रम अनुसार आपको आरोही क्रम में लगाना है, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, बड़ा ऐसे करके इनको लगाना है। तो चलिए, पहले जो आपका आता है यहाँ नील देवी आता है। इन सारी ऑप्शन को आप देख लीजिए, ये रहे आपके सामने सारे ऑप्शन। तो आपका जो सबसे पहले नंबर पर आता है नील देवी आता है, क्योंकि नील देवी का टाइम जो है वो 1881 था। नील देवी का जो टाइम है वो 1881 था, और ये भारतेंदु जी का नाटक था। नील देवी किसका था? भारतेंदु जी का। संयोगिता स्वयंवर की बात करते हैं तो ये 1886 का है, 1886 का, और श्रीनिवास दास का ये नाटक है। अमर सिंह राठौर की अगर बात करें तो अमर सिंह राठौर 1895 की रचना है, और ये राधाचरण गोस्वामी जी की है। महाराणा प्रताप की अगर बात करते हैं तो ये 1897 की रचना है, और राधा कृष्ण दास जी की रचना है। ये किसकी है? राधा कृष्ण दास जी की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नील देवी, संयुक्त स्वयंवर, अमर सिंह राठौर और महाराणा प्रताप। यहाँ भी आप देख सकते हैं इनको। क्वेश्चन नेक्स्ट 144। निम्नलिखित भारतेंदु युगीन जीवनी एवं उनके लेखकों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनता है कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री की मैचिंग आप अहिल्या बाई का जीवन चरित्र से करेंगे। कार्तिक प्रसाद खत्री की जो मैचिंग है ये अहिल्या बाई के जीवन चरित्र से करेंगे, और ये इन्होंने लिखा था इसको 1887 में। 1887 कब? 1887 में। देवी प्रसाद जो आपका मुंसिफ है, देवी प्रसाद मुंसिफ, इन्होंने जसवंत सिंह, इससे इसको मैच करेंगे। राधा कृष्ण दास की अगर बात करते हैं, राधा कृष्ण दास, ये सूरदास, राइट, इससे मैचिंग कर देंगे इसकी, और इसका जो टाइम है ये 1900 लिख लेंगे आप। रमाशंकर व्यास की बात करते हैं तो रमाशंकर व्यास से नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, और ये इन्होंने 1883 में इसको लिखा था। जसवंत सिंह जो है इसका टाइम, जसवंत सिंह का 18, आप इसको नोट कर सकते हैं, 96। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। व्याख्या आपकी यही है जो मैंने आपको बताया कि कार्तिक प्रसाद खत्री है, अहिल्या बाई का जीवन चरित्र हो जाएगा, और देवी प्रसाद मुंसिफ आपका जसवंत सिंह से, राधा कृष्ण दास सूरदास से, और रमाशंकर व्यास जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र से मैच करेंगे इसको। देखिएगा क्वेश्चन 145। दांत, भो, ट, ह, द आदि निबंधों का लेखकर कौन है? ये लिखने वाले कौन है? यानी कि दांत, भो, ट, ह, द इस नाम से भी निबंध किसने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये लेखक थे इसके। निबंधकार जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। धोखा, बालक, नास्तिक और डेढ़ जान, शंका, सब कहूँ, ईश्वर की मूर्ति, घोड़े का लत्ता बिनाई, सोने का डंडा और कनातन का ढोल बांधे, अपव्यय, होली है, अव्यय अथवा क्या आपका होली है अथवा होरी, अच्छा, इनके इत्यादि इनके द्वारा रचित अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं। इस प्रकार से आप इनके द्वारा जो निबंध हैं, जो इन्होंने अलग अलग नाम से निबंध लिखे हैं, तो ये इसमें कोई संकोच महसूस नहीं करते थे, किसी भी नाम से ये निबंध लिख देते थे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 46 में यहाँ पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशन स्थल को सुमेलित करना है। तो प्रजा हितोषी हमें बताना है। प्रजा हितोषी जो पत्रिका है इसका जो प्रकाशन स्थल है ये आगरा है। प्रजा हितोषी का प्रकाशन स्थल आगरा है, और ये 1855 में प्रकाशन वर्ष इसका 1855 होगा। भारत बंधु की बात करते हैं तो अलीगढ़ हो जाएगा, भारत बंधु का अलीगढ़ हो जाएगा। ब्राह्मण की बात करते हैं तो कानपुर की मैचिंग करेंगे। प्रजा मित्र की बात करते हैं तो कलकत्ता की मैचिंग करेंगे। प्रजा मित्र कलकत्ता, प्रजा हितोषी आगरा, भारत बंधु अलीगढ़, और ब्राह्मण की बात करते हैं तो कानपुर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन 147। बालमुकुंद गुप्त और नाथू राम शर्मा शंकर किस युग के हास्य व्यंग्यकार हैं? ये व्यंग्यकार बताने हैं कौन से युग के हैं, तो राइट आंसर यहाँ द्वितीय युग बनेगा। बालमुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा शंकर जो है ये द्वितीय युग के हास्य व्यंग्यकार हैं। नाथूराम शर्मा शंकर ने अनुराग रतन, शंकर सरोज और गर्भहार जो आपका रंडा है, ठीक है, रहस्य नामक कृतियों की रचना की है। बालमुकुंद गुप्त की कविताएं स्फुट कविता 1905 में ये संकलित हुई थी, और राष्ट्रीयता तथा हिंदी प्रेम की कविता इनका मुख्य विषय रही है। आज हम 50 क्वेश्चन तक करेंगे, 150 तक।
एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें आपका ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और व्याख्या सहित करने में क्लास जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे पेपर ही कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ बचा भी नहीं है। क्लास जो है आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप एक बच्चा एक क्लास को कम से कम 4 से 5 जगह तो शेयर कीजिए, तभी तो ये जाके लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। देखिएगा 148 क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में रखिए। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार हमें आरोही क्रम में रखना है। तो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि सबसे पहले कौन आया, ठीक है, किसका टाइम पीरियड सबसे पहले है, श्रीधर पाठक जी का है। सबसे पहले जो समय आता है वो इनमें सारे ही ऑप्शन देखिएगा आप पहले, इनमें सबसे पहले श्रीधर पाठक जी आते हैं, क्योंकि इनका टाइम 1859 है। श्रीधर पाठक का जो टाइम है वो कितना है, 1859 है, 1859। और बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इनका टाइम 1864, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का टाइम 1864 है। फिर मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं तो इनका टाइम जो है 1886। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करते हैं तो 1886 इनका टाइम हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करते हैं तो इनका जो टाइम है वो 1865, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रम बनेगा वो श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन 149। हिंदी संसार में इन्हें हिंदी के संसार में इन्हें राष्ट्र कवि सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें किसको कवि सम्राट के रूप से जाना जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा इसकी व्याख्या। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के अपूर्व साहित्य सेवा के कारण इन्हें हिंदी संसार में कवि सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनकर हिंदी जगत में इनका यथोचित सम्मान किया है। हिंदी जगत ने क्या किया है, इनका यथोचित सम्मान किया है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। हरिओद जी, कोई पेपर आज तक ऐसा खाली नहीं गया जहाँ हरिओद जी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो हरिओद, इनका प्रिय प्रवास और इनका वैदेही वनवास, पारिजात, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाकर आप हरिओद जी से आया हुआ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। क्वेश्चन 150 एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, वैदेही वनवास इनकी नहीं है, ये किसकी रचना है, ये हरिओद जी की रचना है। और इनकी मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है उसमें यशोधरा आती है, विष्णुप्रिया, झनकार, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। यहाँ देखिए हरिओद जी की जो रचना है वो वैदेही वनवास है। पदम सिंह, पदम परसुन, चुपदे चोपदे, चोखे चोपदे, बोल चाल और रसकलश हरिओद जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनके द्वारा ब्रज में रचित रसकलश एक रीति ग्रंथ है, और इस रीति ग्रंथ है जिसमें रस स्वरूप और रस के प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। जबकि यशोधरा, विष्णुप्रिया, झनकार, भारत भारती, साकेत और द्वापर, भारत भारती की बात हो रही है यहाँ पर, भारत भारती, साकेत, द्वापर और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक सारे क्वेश्चंस रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके लिए क्वेश्चन 151 से लेकर आएंगे और 200 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्लास को हर बच्चे की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ग्रुप्स में शेयर करे, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके और हम जो मेहनत आपके साथ में करते हैं उसका फल हमें मिल सके, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।